नमस्कार, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस रायपुर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा कल अधीक्षक परीक्षा 2025 आयोजित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पोर्शन से अगर बात करें लगभग 50 प्रश्न पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा आपकी व्याख्या होगा, यह हमारा केवल आपका संभावित आपका उत्तर होगा। जो मेरा 8 वर्षों का टीचिंग और जितनी भी हमारे पास में प्रमाणिक किताबें हैं, हम उन आधारों पर इनकी व्याख्या करने वाले हैं। हो सके तो कि कमीशन के द्वारा इनमें से कुछ ऐसे उत्तर होंगे जो अपने सोर्सेस के आधार पर वो उसके उत्तर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे 50 प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो आराम से आप इस 1 घंटे तक इस वीडियो में आप बने रहेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद कीजिए कि मैं ऐसा प्रश्न अपने ऑब्जेक्टिव में कई बार मैं दिया हूं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये पीडीएफ उतना क्लियर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे पढ़ने का, क्योंकि मैं इसको बार बार दोहराऊंगा। तो क्या बोला जा रहा है, उदयपुर का विद्रोह वर्ष 1858 में हुआ था। ये बहुत सामान्य बात है। जब छत्तीसगढ़ राज्य में जब 56-57 का विद्रोह हुआ था, उसी समय सरगुजा बेल्ट में एक विद्रोह हुआ था। ये कथन एकदम सही है। दूसरा पढ़ेंगे, आपका कोई विद्रोह वन रक्षा हेतु किया गया था। आप सभी जानते होंगे 1859 में एक विद्रोह हुआ था, किसे, आपका साल वृक्ष को बचाने के लिए। ये भी हमारा सही होगा। तीसरा है पहाड़ी कोरवा विद्रोह 1883 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार का एक विद्रोह जो 1831-32 में रतनपुर में होगा, और एक विद्रोह कहाँ हुआ था, आपका पहाड़ी कोरबा विद्रोह का 1883 में हुआ था। ये हमारा स्टेटमेंट एकदम सही है। अब इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं था, एकदम ये एक्चुअल में आसान था बहुत। जैसे कि परलकोट विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था, जबकि एक्चुअल में जो झाड़ा सिरहा है वो क्या किया था, 1876 में क्या किया था, मुरिया विद्रोह किया था, जबकि इसका उत्तर एक्चुअल में गेन सिंह होता। तो ध्यान रखेंगे, हमारा जो पहला प्रश्न जो दिया हुआ था, इसका जो हमारा उत्तर है वो हमारा क्या, आपका डी होगा। और अगर आपको पढ़ते नहीं बनेंगे तो मैं जितने भी शब्दों का प्रयोग करूंगा आप वहां से करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। और ध्यान रखेंगे, जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो सभी का मैं एक प्रकार का ठीक ठाक मूल्यांकन करने का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रश्न है, कालिदास के रामायण में निम्न में से किस स्थल का वर्णन आता है। तो यहां भी एक मिस्टेक हुआ कि कालिदास के रामायण में एक्चुअल में कालिदास के मेघदूता में हो सकता था, तो उसे मेघदूत पढ़ लीजिए भी कुछ देर के लिए। पहला, सीता बेंगरा की गुफा का उल्लेख है। बी आपका रामगढ़ का। सी आपका लक्ष्मण झूला का। और डी आपका उपरोक्त में से आपका कोई नहीं है। तो हम एकदम सामान्य पढ़ लेते हैं कि सरगुजा को क्या बोला है, प्रवेश द्वार बोला गया है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ही ठीक तरीके से अगर व्याख्या करें तो एक्चुअल में कालिदास ने स्वर्गों का जो द्वार है वो किसे कहा था, आपका रामगढ़ की पहाड़ी को। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, संभावित उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। चलिए, गोदना के फूल रचिता कौन है। अब जो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये तभी बनेगा जब आप यहां से पहले से गुजर के जाओगे। मतलब जितने भी जो साहित्यिक किताबें हैं या जितना भी मुहावरा है, लेखन है, रचना है, उनसे संबंधित अगर हमको बहुत सारे अगर आंकड़े याद हो तो ही जाके क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि गोंदना के फूल, ये किसने लिखा है, ये आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, आपका डॉक्टर क्या, आपका उर्मिला जो कि आपका शुक्ला ने। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या, आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, कोरंडम खनिज परियोजना के अंतर्गत कुचनूर किस जिले में है। कुचनूर किस जिले में है। अब इस क्वेश्चन को आप ये कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य से खनिज से आया है। आप ये कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का इकोनॉमिक सर्वे से आया है। अगर आप मिनरल टॉपिक में जाके देखेंगे, ये एक्चुअल में सर्वे में इस प्रकार की परियोजनाओं का क्या, आपका उल्लेख है। तो अगर मैं किसकी बात करूं, कुचनूर की बात हो रही है। और छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम कोरंडम की बात करें तो ठीक ठाक मात्रा में कहाँ मिलता है, बीजापुर में। तो बीजापुर का कुचनूर है, बीजापुर में धंगोल है, बीजापुर में उसूर है, ये सब में क्या मिलता है, कोरंडम पाया जाता है। तो इसका भी उत्तर लगभग आपको पता होगा कि इसका उत्तर हमारा आपका डी क्या होगा, बीजापुर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा हमारा आपका नेक्स्ट 5। निम्नलिखित में से कौन
राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। किसकी बात हो रही है? राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारा कौन करता है? जैसे प्रश्न है। ऑप्शन ए, क्या स्वयं मुख्यमंत्री कर देंगे? दूसरा आपका राज्यपाल, तीसरा आपका राज्य के वित्त मंत्री, या चौथा हमारा आपका राज्य के आपका वित्त आयोग। तो ये पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कम से कम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इस प्रकार के कम से कम उनके कर्तव्य नहीं है। तो इसका जो उत्तर राज्य वित्त आयोग है। लेकिन अब इसी में आपको जोड़ना है, ये जो राज्य वित्त आयोग में क्या नई बात है हमारे पास में, तो 3-4 नई बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो इनकी जो गठन हुआ है वो होता है भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है आपका 243 के आपका आई अर्थात 243 झा के तहत भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है 243 आई। इसके तहत इनका क्या होता है? गठन होता है राज्य वित्त आयोग का। अब रही बात ये कौन सा नंबर का है, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक केवल और केवल 4 राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 3 अपना रिपोर्ट दे चुका है, चौथा अपना रिपोर्ट नहीं, वो प्रोसेस में है। एक और बात इसमें याद कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो राज्य वित्त आयोग है इसको संचालित करने के लिए एक कानून है जिसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग संशोधित अधिनियम। ध्यान रखेंगे 2018। ये भी प्रश्न आएगा एग्जाम में, क्योंकि ध्यान रखेंगे पहले इसका नाम क्या था आपका 1990 के आपका 6 था। हम क्या बोले? छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1996, उसमें परिवर्तन हुआ है। अब इसका नाम क्या है आपका 2018, और ये हुआ है आपका धारा 3 के तहत। ये एक कानून के तहत हुआ है, जबकि इसका जो गठन है वो 243 आई के तहत, जबकि इनका जो संचालन है वो आपको क्या रहेगा आपका अधिनियम 2018 के तहत होता है, धारा 3 के तहत। ऐसा आपको ध्यान रखना है। और मैंने क्या बोला, ये जो अभी घटित हुआ है यह हमारा आपका चौथा था। तो इसका जो उत्तर है वो एक्चुअल हमारा क्या आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा 6। छत्तीसगढ़ के नगपुरा नामक स्थल किस समुदाय से संबंधित है? अब हम कई बार ये पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगपुरा का संबंध जैन धर्म से है। अब जैन धर्म से बोलने का मतलब है कि जो जैन धर्म के जो आप एक प्रकार का अनुयायी हैं या जैन धर्म के जो फॉलोअर हैं वो ऐसा मानते हैं कि लगभग 1995 के आसपास यहाँ पास एक मंदिर स्थापित हुआ है। तो जैन धर्म के यहाँ पास कोई बड़ा साक्ष्य मिला है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जैन धर्म से संबंधित एक बड़ा जो कि आपका विशाल मंदिर है। तो ध्यान रखेंगे नगपुरा का जो संबंध है वो किससे? आपका जैन समुदाय से है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आपका सी होगा। ध्यान रखेंगे ये शिवनाथ नदी के निकट है, ऐसा आपको ध्यान कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अब इसे ध्यान रखेंगे, महापाषाणी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? अब इसे अब बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि जहां जहां पर समझाने की आवश्यकता होगी मैं वहां वहां आपको समझाते चलूंगा। अब ये प्रश्न अगर जो भी मेरा क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि मैं लगातार जो है 1 महीने से मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं, वहां पूछा था कि गायता पखना क्या है। तो पहले पढ़ो कि महापाषाणी संस्कार मतलब बड़े पत्थरों का समूह। जब बड़े पत्थरों को एक ही जगह पर स्थापित करते हैं उसे हम बोलते हैं महापाषाणी के मतलब संस्कार कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा छत्तीसगढ़ के गोड़ जनजाति और गोड़ की जो उनकी उपजाति है माड़िया, मुड़िया, अबुझ माड़िया है, उनकी एक परंपरा है आपका गायता पखना के आपका संस्कार है। समझ पा रहे हैं? तो क्या होता है ये जो एक्चुअल में जो गायता पखना है, आप ऐसा कह सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करेगा आपका, आप ऐसा कह सकते हो पितर पाक के जैसा, कि हम लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, वैसे ही इस समय इनके परिवार में कोई एक सदस्य या जो तत्कालीन सदस्य हैं वो अपने पूर्वजों की पूजा उपासना करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पर्टिकुलर एक प्लेस होगा गुड़ी की तरह, जहां पर बुढ़ादेव की पूजा करेंगे, यहां तक अपनी पूर्वजों की उपासना करेंगे, और हर साल एक बड़े पत्थर लेकर चलेंगे और वहां पर जाकर क्या करते हैं? स्थापित करते हैं बड़े बड़े पत्थरों का समूह। एक्चुअल में उसी बोलते हैं महापाषाणी, क्या बोलते हैं? संस्कार कहते हैं। ये गोड़ जनजाति में प्रचलित है और उसके उपजातियों में। तो यहां पर हमारा जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका सी होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि यही जो है गोड़ लोग क्या करते हैं? नवाखाई पर्व मनाते हैं। वो नवाखाई पर्व कहाँ मनाते हैं? उसी जो है गायता पखना परंपरा के निकट करते हैं। तो इसका उत्तर क्या आपका सी होगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा हमारा आपका 8। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करने वाले प्रथम उपन्यासकार कौन थे? अब यहाँ पर लव की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रेम प्रसंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ऑफिशियली जो है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का विकास विस्तार या लोगों के बीच में जन जागृति में किनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये ऐसा प्रश्न है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में जो हमारा पहला उपन्यास रहा है, जो प्रकाशित हुआ था पहली बार, वो था हमारा आपका हीरू के कहानीज है। समझ पा रहे हैं वो किनकी जो है रचना है? तो ध्यान रखेंगे वो आपका पांडेय, इनका एक्चुअल नाम है पांडेय पंडित बंशीधर शर्मा, इनका मूल नाम है। आपको पता होगा कि इन्हीं के भाई को नाम का लोचन प्रसाद पांडे हैं, इन्हीं के भाई को नाम का मुकुटधर पांडे हैं, जो प्रचलित लेखक हैं और एक प्रचलित जो कि आपका इतिहासकार है, वो उन्हीं के एक्चुअली मंझले भाई है। और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ राज्य में पहला जो है छत्तीसगढ़ी उपन्यास लिखा है और पहली बार प्रकाशित हुआ था आपका 1926 में। ध्यान रखेंगे, कल जाके पूछ देगा कब प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आपका 26 में। इसको जो प्रकाशित किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था आपका? राजीव जो आपका पांडे था। और इनके जो संपादक थे उनका भी नाम क्या था आपका? ईश्वर जो आपका पांडे था। इनके संपादक ईश्वर पांडे थे। प्रकाशित हुआ था 26 में। प्रकाशक उन आपका राजू पांडे थे। और यही क्या था आपका? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो कि आपका उपन्यास था। समझ पा रहे हैं? इसका उत्तर हमारा क्या आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। छत्तीसगढ़ में विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का परसेंट कितना है? तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले हमने बहुत बड़ी मात्रा में सर्वे से कुछ प्रश्न किए थे और अभी हमारा सर्वे का क्वेश्चन अभी आना और बाकी है, क्योंकि अभी हमारा केवल 2 लेक्चर हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं पूरा और अगर बात करूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि विनिर्माण कब अधिक है, हमारा आपका सेवा का कब अधिक हुआ है, खनन उत्खनन का कब अधिक हुआ है। अगर हम ऐसे जब पढ़ेंगे ना तो विनिर्माण एक्चुअल में 21-22 में से आंकड़ा सबसे अधिक था। हमें आंकड़ा नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ सकते हैं कब अधिक हुआ होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं ओवरऑल इसकी भागीदारी की बात करूं तो 21.28% इनकी भागीदारी 21-22 में सबसे जो आपका अधिक रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है किसमें? हमारा आपका इंडस्ट्री में। तो क्या कर लोगे, 21.28 सबसे अधिक कब हुआ है? 21-22 में। तो इसका डायरेक्ट उत्तर, और ध्यान रखेंगे स्थिर भाव में पूछा गया है, ये चाहे तो आपको प्रचलित भाव भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। अब इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियां नहीं प्राप्त है? इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। शक्तियां प्राप्त नहीं बोला गया है, किसकी बात चल रहा है आपका? नहीं प्राप्त है। तो जब तक हमको आर्टिकल जो है 243 के और जब तक हमको आर्टिकल जो है 243 का वाई नहीं पता रहेगा, ये क्वेश्चन से नहीं बन सकता। या तो हम केवल गैस कर ले। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं राज्य निर्वाचन की शक्ति की बात करूं और अगर मैं पंचायत की बात करूं तो ध्यान रखना, इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल है आपका 243 का के है। इसी आर्टिकल में इनकी शक्तियों के बारे में लिखा है। लेकिन प्रश्न क्या है? शक्तियां क्या नहीं है? तो क्या रहेगा? निर्वाचन का संचालन बिल्कुल इसी को है। अगर मतदाता सूची करने में पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्व करना, आपका चुनाव कैसे कराना है, चुनाव की जो तमाम शक्तियां किसके पास होती है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। किसको किस प्रकार का निर्देश देना है, वो किनके पास? इन्हीं के पास है। अब निर्देश दे दिए हैं तो उनका मूल्यांकन करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनका पर्यवेक्षण करना, ये सब कुछ किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। पंचायत के संदर्भ में 243 के में ये तमाम शक्तियां उल्लेखित है। तो इसका जो उत्तर क्या होगा आपका? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी शक्तियां इनको है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है, अब इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसे मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता, क्योंकि जब तक आप छत्तीसगढ़ राज्य का मराठा काल और जब तक आप ब्रिटिश काल नहीं पढ़ेंगे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो हमारे सामने जो नया शब्द था वो क्या था? हम आपका ओवरी कर है। ये कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा है आपका? उबरी कर लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे, किसी किसी किताब में, किसी मतलब मैं अच्छी किताब की बात कर रहा हूं, आपका उबरी, तो कहीं कहीं क्या आपका ओरी कर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल कमीशन ने क्या दिया हुआ है? ब्रिटिश काल के दौरान जमींदारों से वसूला जाने वाला जो टैक्स था वो क्या आपका? ओरी कर था। तो ध्यान रखना, जो ब्रिटिश गजेटर की जो किताब है, ध्यान रखना ये सभी इसमें
जो एगेन्यू की जो किताब है उसमें ये बात मेंशन है, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट हमारा क्या आपका सही होगा। दूसरा आपका सेवई कर, सेवई कर अनेक छोटे अस्थायी करों का क्या आपका सामूहिक नाम था। तो ध्यान रखेंगे यकीनन जितना भी यहाँ मेंशन है उसको अगर हम छोड़ दें तो छोटे छोटे करों का जो समूह है एक्चुअल में उसे क्या बोला गया था, सेवई कर बोला गया। ये बात एकदम सही है, तो ये भी हमारा आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आपका कलाली कर मादक द्रव्यों पर लेजर कर था। कलाली मतलब काला काम, खराब काम, कैसा काम, मतलब क्या रहेगा, मादक द्रव्य का विक्रय करना। तो क्या आपका काला काम कलाली कर, तो क्या रहेगा मादक द्रव्य। हम बच्चों को ऐसे बढ़ाते हैं, आप चाहे से याद कर सकते हो। क्लियर है, आगे नेक्स्ट है बस क्या आपका पंडरी कर गैर कृषक से लिया जाता था। आप देखिए ना कि कभी भी हमारे जो पंडित भाई बहन लोग सामान्यतः आप कृषक उनको बहुत कम देखेंगे, तो वो जो टैक्स है उनके नामों पे है, ऐसा मान सकते हो। तो क्या कर लोगे, पंडरी कर गैर कृषक से लिया जाता था, ये बात एकदम सही है। अर्थात ये सभी कथन इनके हमारे क्या आपका सही है, और पूछा क्या गया है, सही पूछा गया है। क्लियर है, तो क्या कर लोगे, इसका उत्तर आप लेके चलेंगे डी, उपरोक्त में से सभी कथन क्या हमारा आपका सही है। और ध्यान रखेंगे जितने भी क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हैं लगभग सभी का मैं एक प्रकार का एक ठीक ठाक व्याख्या करने का प्रयास करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो में आप बने रहेंगे। क्लियर है, और ध्यान रखेंगे हम ये 3 साल से बात कह रहे हैं, हम 3 साल से कह रहे हैं कि आप अच्छी किताब पढ़िए, आप अच्छे जो है टीचरों को चुनिए, कम से कम आपको अच्छी किताबों से सब कुछ समेट के आपको दे सके। बाकी एग्जाम में किस प्रकार का परिवर्तन होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी किताब पढ़ने की प्राथमिकता हमेशा हमारा होना चाहिए। क्लियर है, चलिए तो क्या कर लोगे, शिशुपाल पर्वत, ये बहुत ईजी है। आप पढ़ते होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा हम पढ़ते हैं पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अभी वर्तमान में पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन का, बड़े डोंगर है। छत्तीसगढ़ राज्य में आप पढ़ोगे पूर्वी का पठार, पढ़ोगे पूर्वी का पठार, उसी में आपका बलौदा बेल्ट में एक जगह आपका बड़े डोंगर, लगभग वही हमारा सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम धारी डोंगर में आते हैं, तो धारी डोंगर एक्चुअल में आज वर्तमान में कहाँ आपका महासमुंद में है, शिशुपाल पर्वत। तो इसका उत्तर हमारा क्या आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13, चलिए देखते हैं क्या रहेगा, भैरमगढ़। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और इसमें क्या पूछा गया है, गलत, जहां तक क्या पूछा गया इसमें गलत, कथन गलत है। तो पहले हम क्या करते हैं, गलत गलत पता करते हैं, गलत। तो क्या कर लोगे 1984, तो आप देखना कि 1983 में ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, 1983 में 3, 1983 में 3, कौन कौन सा 3, तो एक हमारा आपका उदयंती, एक पामेड़, एक भैरमगढ़। मतलब 83 से अगर ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो सकता है। कभी कभी इसको कमीशन 84 भी ले लेगा, समझ पा रहे हैं। तो क्या करोगे 1983 में कितना, 3, उदयंती, भैरमगढ़, पामेड़, और यहां पर क्या लिखा है 84, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, अभी फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, गलत मान सकते हैं। क्लियर है, आगे आगे पढ़िए कि भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य सुकमा में है, बिल्कुल नहीं, ये बीजापुर में है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए एक हमारा 2 और एक हमारा क्या आपका 4, एक हमारा 2 एक और 4, जबकि 3 बोल रहे हैं बस, तो 3 तो हमारा सही होगा। पढ़ के देखते हैं क्या रहेगा, भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 139 वर्ग किलोमीटर है। तो पहले हमारा भोरमदेव 163 था, तो इस 163 को पलट दोगे तो क्या बनता था, भैरमगढ़ बन जाता था। लेकिन आज इसका आंकड़ा बदल गया है, 254 के आसपास हो गया है। तो क्या करोगे, 139 आंकड़ा एकदम सही है। तो फाइनल इसका उत्तर क्या निकलेगा हमारा, आपका 2 और 4 हमारा क्या होगा, गलत होगा। और ये तो सही है क्योंकि इन क्षेत्रों में हमारे को मिलेगा, आपको वन भैंस आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका सही होगा। क्लियर है, चलिए तो फाइनली इसका उत्तर क्या हुआ, केवल 2 और 4 हमारा क्या आपका कथन जो कि आपका असत्य है अर्थात गलत है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, रायपुर में जय स्तंभ चौक। चलिए अब इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। रायपुर में क्या बोला जाए आपका, जय स्तंभ चौक। अब इसे केवल जय स्तंभ चौक मत देखिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य में एक्चुअल में हमारे का इतिहास का, हमारे बलिदान का और गौरव का प्रतीक है। इसे केवल एक चौक मत देखिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास, बलिदान का, ये हमारे एक्चुअल में ये गौरव का प्रतीक है। तो ये जय स्तंभ चौक कब कहलाया, पहला प्रश्न है कि इसको जय स्तंभ चौक कब से बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक्चुअल में इसको आजादी के पहले, इसको आजादी के पहले आपका धर्मशाला, या इसे क्या बोला गया था, मुसाफिर खाना। ध्यान रखेंगे ना, मुसाफिर खाना, क्योंकि इसके आसपास जो है बहुत बड़ी मात्रा में रायपुर में मुस्लिम भाई बहनों के यहाँ पास क्या आपका आवास है, तो इसे बोला गया है धर्मशाला चौक। इसी को बोला गया आपका सराय, सराय का मतलब ही होता है मुसाफिर।
तो जितने भी जो मुसाफिर और जो राहगीर हैं जो रायपुर में आयात निर्यात किया करते थे, वो सभी जो है इसी चौक में आकर क्या करते थे, रहवास करते थे। इसीलिए इसे क्या बोला गया था, धर्मशाला, इसे मुसाफिर खाना, या इसे क्या बोला गया था, सराय चौक। लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य का जो ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, हमारा आपका आर.के. पाटिल था। आगे जाके उनका मन परिवर्तन होगा और ये जो आर.के. पाटिल है वो क्या करेंगे, भारतीय जो है या छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में क्या हो जाएंगे, वो शामिल हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट जो है 15 अगस्त को इसको क्या बोला गया था, जय स्तंभ चौक इसको बोला गया था। तो ध्यान रखेंगे जो आर.के. पाटिल है इसका न्यू किस रखा था, तो ध्यान रखना बी कर लोगे, आर.के. पाटिल। यही व्यक्ति आगे चलकर जो हमारा पुलिस ग्राउंड है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो पुलिस ग्राउंड है वहां पास झंडारोहण कौन करता है, आर.के. पाटिल। और इनका न्यू को रखेगा पर जय स्तंभ चौक। अब ये वही जय स्तंभ चौक है जहां पास छत्तीसगढ़ राज्य के पहले क्रांतिकारी कौन, शहीद वीर नारायण सिंह जी को यहाँ पास क्या था, तोप से उड़ा दिया गया था। तो उन्हीं के ध्यान रखना, ये आपका जय स्तंभ चौक कहलाता है। ये कब हुआ है, 15 अगस्त 1947 उनका नाम चेंज हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 15, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य को गौण खनिज, अब जो हमारा लगातार आपका प्रश्न को सॉल्व किए होंगे एमसीक्यूज को, मैं दोनों दे चुका हूं कि 23-24 में मुख्य खनिज, 23-24 में गौण खनिज का क्या आंकड़ा है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैंने दिया हुआ है कि 96.21% जो भागीदारी है वो किसका है, मुख्य खनिज का है। मैं आपको क्वेश्चन दिया था कि 3.79 के आपका परसेंट ये हमारा किसका है, आपका गौण खनिज का है। टोटल राजस्व में इनकी भागीदारी इतना है। अब वो इससे एक कदम और आगे गए थे, तो हम लोग इसको क्वेश्चन में नहीं किए हैं, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन कराया हूं एमसीक्यूज आपका सर्वे का पहले मैं कराया हूं, उसमें मैंने क्लियर समझाया कि इसका आंकड़ा क्या था। इसका जो आंकड़ा है एक्चुअली वही था हमारा कौन, आपका 265 दशमलव क्या कर लोगे, आपका 91 करोड़। हम इसलिए कहते हैं, हम कब से कह रहे हैं कि सर्वे पढ़िए, बजट पढ़िए, छत्तीसगढ़ राज्य का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, छत्तीसगढ़ राज्य का हमने क्या बोला था आपका सर्वे पढ़िए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट बोर्ड पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका ए होगा। अब आगे ये पढ़ लो, आप आगे जाके ये पढ़ सकते हो। तो ये हमारा आपका 67 आपका लघु अनुपज, 67 लघु अनुपज, इसमें कम करते जाओ तो यहाँ पास क्या आपका 5, 7 में 1 6, अब इसको पलट दो तो क्या बन जाएगा आपका 97 क्या आपका करोड़। ये हमारा किसका, हमारा आपका मुख्य खनिज का है। 96.21 6756.97 करोड़ ये उसका आंकड़ा है। ऐसा चाहो तो याद कर सकते हो, पूरा नहीं करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्या 67 के आपका लघु अनुपज का आंकड़ा पढ़िए, आपको याद आ जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है चैंपियन एवं सेठ। ये ऐसा कह सकते हो कि विश्व स्तरीय एक वैज्ञानिक है, एक भूगोलवेत्ता है, एक जो कि आपका जियोग्राफर है, चैंपियन और सेठ। तो इन्होंने 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में दक्षिणी शुष्क मिश्रित, अब यहां जाइए, दक्षिणी शुष्क क्या कर लोगे, मिश्रित पर्णपाती वनों का परसेंट कितना है। तो अभी देखो कितना है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़े थे आपका 43 पॉइंट क्या आपका 13% किसका, मिश्रित का। जबकि अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसकी आंकड़ा चेंज हो चुका है 50 क्या आपका 05 आपका परसेंट। तो 100% ये हमारा आपका उत्तर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास में केवल एक रिस्क है, या तो हम ये ले ले या तो हम क्या कर ले, वो ले ले, क्योंकि डायरेक्ट कहीं पास लिखा नहीं है। हो सके तो एल.एन. वर्मा किताब में और इसका उल्लेख किए होंगे। तो ध्यान रखना, अभी हम इसका उत्तर क्या करेंगे 27.26 हम इसको मानकर चलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या कर लोगे आपका 17। चलिए अगला करेंगे, प्रश्न क्रमांक 17 है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में क्या बोला जा रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों का अभिप्रेत भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप है। इसलिए आपसे जसवंत सर कहते हैं कि पूरा बीएड एक्ट को लाइन टू लाइन पढ़िए, जैसा संविधान में जिस प्रकार के शब्दों का उल्लेख है एग्जैक्ट वो हमारा यही शब्द है। ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार की प्रशासनिक जो है कानून यहाँ पास लागू है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर है, किसकी बात करें ऐसा।
तो आप क्या पढ़ते होंगे, 5वीं जो है कि आपका अनुसूची, एक हम क्या पढ़ते हैं आपका 6वीं अनुसूची। तो ध्यान देगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा है वो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल जो है 242 के तहत करते हैं। ध्यान रखना कि अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा है भारत के राष्ट्रपति 242 के तहत करते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार की कानून या किस प्रकार का प्रशासनिक इकाइयों का जो संचालन है वो किस आर्टिकल के तहत होता है। समझ पा रहा है? तो ध्यान रखेंगे 5वीं अनुसूची में आपका 244(1), तो इसका उत्तर ए होगा। लेकिन वही बोल देगा 6ठी अनुसूची, अगर 6ठी अनुसूची की बात करेंगे तो ध्यान रखना वहां पास लिखा आपका 244 क्या रहेगा आपका 2, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो भारत में नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य की 5वीं अनुसूची के आधारों पर यहाँ की जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां किस प्रकार का कानून लागू है, तो क्या रहेगा आपका 244 क्या रहेगा आपका 1, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 18। प्रश्न क्रमांक 18 है, बस्तर के 1876 के विद्रोह के नेता कौन थे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखेंगे, बस्तर के 1876 ये कौन सा है, मूरिया विद्रोह है। मूरिया विद्रोह जिसे क्या बोलता, छत्तीसगढ़ राज्य का है, बस क्या बोले इसको, बस्तर का स्वाधीनता संग्राम बोला गया है। या पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा, इसे क्या आपका स्वाधीनता संग्राम बोला गया है। अब प्रश्न पहले आया था आपका झाड़ा सिरहा के बारे में, अब फिर यही प्रश्न है कि कब। तो ध्यान रखेंगे 1876 के जो नेता था वो हमारे को आपका झाड़ा जो कि आपका सिरहा था। जैसे बोलेंगे आपका मूड़िया, जैसे बोलेंगे आपका मूड़िया तो आपके दिमाग में कौन आपका हिडमा, हिडमा क्या करोगे आपका मांझी। आपको डाउट करेगा कौन से याद करें, तो क्या आपका मूड़िया, मूड़िया 42, आपका मूड़िया 42, तो मूड़िया हिडमा, मूड़िया हिडमा, मूड़िया हिडमा। तो यहाँ पास क्या आपका बस्तर का मूरिया, इसमें हमारे को आपका झाड़ा जो क्या रहेगा आपका सिरहा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? मीडिया में क्लियर है, ऐसा आपको ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, क्लियर है? छत्तीसगढ़ की परती भूमि के संबंध में चलिए, अब ये प्रश्न जो है बहुत ही शानदार है और ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा। छत्तीसगढ़ की परती भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं, सही कथन हमको क्या करना है, पहचानना है। चलिए पढ़ते हैं, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.55% क्या हमारे पास परती भूमि है। किसकी बात हो रही है, परती भूमि की बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे परती भूमि का जो आंकड़ा है वो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है। ध्यान रखेंगे इसका जो रिपोर्ट में जो आंकड़ा है वो एनुअल रिपोर्ट में है। इसका जो आंकड़ा है वो 2023 का एनुअल रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है, दिया हुआ है कि 579,000 हेक्टेयर, 579,000 हेक्टेयर ये दिया है, ऑफिशियल आंकड़ा है ये किसका, परती भूमि का। अब इसको बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र से इसकी तुलना करेंगे तो लगभग ये जो आंकड़ा है वो 4% से ज्यादा या 4.5% आ रहा है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, लगभग रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो एनुअल रिपोर्ट है उसी में कह रहा है ये 579,000 हेक्टेयर है। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा आपका आंकड़ा क्या होगा, रॉन्ग होगा। आगे बढ़िए, आपका कोरिया जसपुर राजनांदगांव जिलों में सर्वाधिक परती भूमि है। तो ये जो आंकड़ा जो है ऐसे नहीं दिया हुआ है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे 24-25 को पढ़ेंगे ना, पूरे 33 जिला का आंकड़ा हमारे सामने है। और ये जो दिया हुआ है आपका कोरिया जसपुर राजनांदगांव में, एक्चुअल में यहाँ पास बहुत अधिक परती भूमि है। अब परती भूमि भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका नवीन जिसे बोलते हैं खुला, और एक हमारा आपका पुराना। दो प्रकार की होती है, ध्यान रखेंगे, मैं दोनों बताता हूं आपको। क्लियर है? एक हमारा होता है कि आपका नवीन या उसे बोलते हैं बस क्या आपका ओपन, और एक हमारा क्या आपका पुराना। मैं अभी एक पढ़ लो यहाँ बस क्या नवीन और एक क्या आपका ओल्ड। अगर कोई जो किसान जो है केवल 1 साल के लिए छोड़ा है, मैं किसान हूं, मैं केवल 1 साल के लिए अगर मैं छोड़ दिया हूं किसी जमीन को, तो मैं इसे क्या बोलूं, नवीन बोलूंगा। और ओल्ड कब बोलूंगा, मुझे किसी जमीन को किसी में खेती नहीं करते हुए 2 साल से 5 साल, ध्यान रखेंगे 2 साल से 5 साल, और 5 साल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी भूमि है तो उसे क्या बोलेंगे, पुरानी परती भूमि बोलते हैं। तो परती भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां पर खेती अभी फिलहाल ना किया जा रहा हो, अभी ना किया हो, 5 साल तक ना किया हो, उसे बोलेंगे परती भूमि। तो इसका संबंध जो है उपजाऊ से नहीं है, इनका संबंध है परिस्थितियों से है, सबको ध्यान रखना है। तो क्या करोगे, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। ये भी सही है, धमतरी महासमुंद जांजगीर में सबसे कम जो है कि आपका परती भूमि है।
तो ध्यान रखना ये भी हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। अब ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसके लिए आपको रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। 24-25 से एकदम क्लियर पूरे 33 जिला का है, उसमें क्लियर लिखा है कि इनका ज्यादा है और इनका जो क्या हमारा आपका कम है। तो ये बात एकदम सही है। लेकिन आगे बढ़िए कि प्रतिभूमि कम उपजाऊ होती है। मैं अभी बोल चुका हूं कि प्रतिभूमि कहने का एक ही परिभाषा है, अगर वो 1 साल से छोड़ा हुआ है तो कहलाएगा आपका नवीन या ओपन। अगर 2 साल से 5 साल के बीच में है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे ओल्ड या फिर क्या पुरानी प्रतिभूमि। ये मैं नहीं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि सांख्यिकी विभाग का परिभाषा यही कहता है। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, ये भी हमारे आपका रॉन्ग है। अब यहां पर सोचना है किसको, व्यापम को भी और हमें भी, कि इसके जो है 2 और जो 3 कथन है वो हमारे आपका सही बैठ रहा है, जबकि यहां पास आंकड़ा क्या बोल रहा है, केवल 2 और 3 यहां पास नहीं है, जबकि उपरोक्त सभी यहां पास उत्तर नामुमकिन है, नहीं हो सकता। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मैं एनुअल रिपोर्ट की बात करूं, उनका एनुअल रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़ा फिट नहीं बैठता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जो है जियोग्राफी की बात करूं तो 4% ज्यादा प्रतिभूमि है। समझ पा रहे हैं? ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो अभी मैं इसका उत्तर नहीं ले सकता, मैं इसे लगभग मान के चलता हूं विलोपित, ऐसा आप लेके चलिए। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, ध्यान रखेंगे ये जो हमारा प्रश्न है वो ध्यान रखना कि मैं अभी इसको मान के चल रहा हूं कि 100% ये क्या होगा, ये विलोपित होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका नेक्स्ट, क्या लिखा है 20। किस विद्वान ने भारतीय जनजाति धर्म में मानववाद का उल्लेख किया है? किसकी बात हो रही है, मानववाद। अभी जितने भी शब्द है हमारे एकदम नया नया शब्द है, लेकिन मानववाद हमारे नया शब्द है। लेकिन आप जनजाति में पढ़े होंगे आपका टोटमवाद पढ़े होंगे, अपने टोटमवाद, आपने पढ़ा होगा बोंगावाद, आपने पढ़ा होगा कि आपका बोंगावाद। वैसा ही एक शब्द है, क्या रहेगा, मानववाद। ये क्या प्रश्न है, मानववाद। तो ध्यान रखना कि इस प्रकार के शब्दों का जो उल्लेख है वो आप कहाँ पाओगे, समाजशास्त्र में, या आप कहाँ पाओगे आपका मानव जीव का विज्ञान में आपको देखने को मिलेगा। अब प्रश्न उठता कि मानववाद क्या है, तो पहला प्रश्न उठता कि माना क्या है। तो ध्यान रखना कि भारत में अगर हम तमाम जनजातियों की बात करें तो कुछ जनजाति ऐसा मानते हैं कि उनकी जो उत्पत्ति है वो किसी विशाल जो है आपका अलौकिक शक्ति से हुआ है, वैसा मानते हैं। तो एक्चुअल में वो जिस शक्ति को मानते हैं कि वहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका संरक्षण वही करता है, उनके जीवन की जो बाधाएं हैं दूर वही करता है, यहां तक कि उनका विकास वही करता है, उस अलौकिक शक्ति को लोग क्या कहते हैं, माना कहते हैं। उस अलौकिक शक्ति को लोग क्या बोलते हैं, माना कहते हैं। क्योंकि जनजातियों का अपना कोई दर्शन, अपना कोई विचार नहीं है, लेकिन उनकी पारंपरिक जो है मान्यताएं हैं उसी को क्या बोलते हैं, माना। और इस प्रकार के विचार को जो मानता है उसे क्या बोलते हैं, मानववाद कहते हैं। तो इस प्रकार का जो उल्लेख है, जो हमारा जो अनुभव है और हमारा सोर्सेस कहता है कि हो सके जो इसका उत्तर क्या आपका SC रॉय होगा। लेकिन मैं क्लियर बोल दूं कि कहीं फैक्चुअल फैक्ट अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन मानववाद और मानववाद से कहीं कहीं आपका शरद चंद्र राय, जो भारत के एक प्रचलित जो है समाजशास्त्री हैं, मानव विज्ञानी रहे हैं, एक्चुअल में इसका उत्तर हो सके तो ध्यान रखना अब तक जो मैंने कहा है उसमें मेरे हिसाब से हमारे पास संभावित उत्तर हो सकता है। अभी तक के मुझे केवल इसमें बस डाउट है जो इसमें मैंने व्याख्या किया हुआ है, बाकी मैं लगभग श्योर हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 21। क्या कर लोगे, इनमें से कौन सा बिंदु कौन से बिंदु सही है। चलिए पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, सर्वे। हम कई दिन से बोल रहे हैं कि पूरे स्वराज एकेडमी की टीम कह रही है कि आप बहुत अच्छी किताब पढ़िए। फिर कह रहा हूं मैं, आप सर्वे पढ़िए, बजट पढ़िए, कोई भी रिपोर्ट आ रही उसको पढ़िए, कम से कम मोटी मोटी बात पढ़िए। ये वहीं से क्वेश्चन आया है, हमको देखना है कि क्या हो रही है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी स्थिर है। अब केवल इसको देख सकते हो कि भागीदारी स्थिर है, तो अगर आप GSDP में अगर देखोगे, इनका वितरण टॉपिक देखोगे स्थिर भाव में, ये बिल्कुल स्थिर नहीं है, लगातार ये क्या आपका लगातार ये जिगजैग है, परिवर्तित है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे पढ़िए कि वानिकी क्षेत्र की आय का वृद्धि प्रतिशत कम हो रहा है, कम है नहीं कह रहा है ना, कम हो रहा है। तो अगर आप इसको ना लगभग 15-16 से लेके देखोगे, 18 से देखोगे, तो 23 तक यकीनन लगातार कम हो रहा है। ध्यान रखेंगे, ये लगातार क्या आपका लगातार ऐसा कम होते जा रहा है। लेकिन ध्यान रखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में ये ज्यादा हुआ है। मैं क्लियर बोल दूं कि 22-23 की तुलना में
जो 23-24 का आंकड़ा वो हमारा आपका ज्यादा हुआ है, लगभग 3.69 के आसपास का आंकड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो आपका जो भागीदारी है वो लगातार कम हो रही है, ये बात सही है। समझ पा रहे हैं, ये बात सही है। आगे बढ़िए। 2023-24 में वानिकी क्षेत्र की आय में 1.66 का आपका ग्रोथ रेट है। ये किससे तुलना कर रहा है? आपका आधार वर्ष 11-12 की तुलना में इसका ग्रोथ रेट, जबकि 24-25 का सर्वे क्या कहता है 1.55% इसका ग्रोथ रेट है। अब जाके चेक कीजिए, मैं जितने भी आंकड़े कह रहा हूं सबको जाके चेक करेंगे आप। समझ पा रहे हैं? तो क्या कर लोगे, एक्चुअल में ये नहीं है। अगर आधार वर्ष से इनका तुलना करेंगे, इनका जो ग्रोथ रेट है वो सर्वे 24-25 क्या कहता है 1.55, ऐसा आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो स्टेटमेंट हमारा क्या आपका रॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सकल राज्य जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का योगदान एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा है। मैं इसको जाके चेक किया हूं, एग्जैक्ट इतना ही है, 8,71,183 लाख, एग्जैक्ट यही आंकड़ा है। तो ये हमारे पास सही है। तो ये शर्त बनता है कि अगर पूछा तो सबका सब सही हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है। क्लियर है? तो क्या आपका 2 और 4 हमारा क्या आपका सही हो जाएगा? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं इसका उत्तर। अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो यहाँ पास कोई मैच नहीं करता है। फिर यहाँ पास वही बात है कि जैसे हमारा आपका ऊपर हुआ था, यहाँ पास कोई किसी से मैच नहीं करता है। और यकीनन अगर इसमें ठीक तरीके से लोग अगर दावा पत्ती लगाएंगे तो 100% क्या होगा, ये विलोपित होगा। क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जो गवर्नमेंट का ना हो, ये सभी आंकड़ा हमारी गवर्नमेंट का ही है। तो क्या कर लोगे, ध्यान रखेंगे मेरे अकॉर्डिंग इसका जो क्या हमारा आपका ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा सही हो सकता है, और ये हमारा एकदम सही है चौथा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन सुधार पहल के अंतर्गत, ये जस्ट अभी की बात है, विधेयक 2025 आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले व्यापारियों के बारे में, या जो छोटे कोई अगर क्राइम हुआ होगा तो एक सब कह सकते हो कि जो कानूनी प्रक्रिया में उनका बर्डन कम हो, हमारे न्यायालय के पास अधिक काम और न बढ़ जाए, इसलिए एक विधेयक पास हुआ था। ये विधेयक क्लियर है, छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025। अब ये इसको पढ़ के ही आप समझ सकते हो कि इसका उत्तर क्या पॉसिबल है। तो क्या लिखा है, नागरिकों और जो है कारीगरों द्वारा अगर कोई छुटपुट अगर कोई कानूनी उल्लंघन किए होंगे तो उसे बड़े बड़े जो है कानूनी दायरे मत लाइए, कुछ पे करने बोलो और उनको रिहा कर दो। मतलब उस पूरे जो है आपका एक प्रकार का जो आपका जो समस्याएं थी, या बोल सकते हो कि जो उन्होंने कोई कुछ गुनाह किया होगा उसे क्या करो, माफ करो। समझ पा रहे हैं? तो क्या कर लोगे, इसका जो उत्तर हमारे आपका बी होना चाहिए। क्या लिखा है, तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर जुर्माने के दायरे में लाकर उसे क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। ये इसका उत्तर क्या होगा हमारा आपका बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। चलिए अब इसे ध्यान से सुनेंगे। छत्तीसगढ़ में किसान सभा का गठन, अब यहां पर बच्चे 4-5 नाम आता है, और यही पैटर्न में बदलाव हुआ है पूरा पीएससी और किसमें, व्यापम में। यही वो परिवर्तन है जो 2 वर्षों से हमको लगातार दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन अब क्या आपका डेप्थ आ रहा है। यहां पर सबको 6 आंकड़ा मिलेगा। दुर्ग में किसान सभा का गठन, ये जो किसान सभा का गठन हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। और ये कौन किया था, 3 लोग करेंगे यहाँ बस। क्लियर है? इसे करेंगे आपका राम प्रसाद देशमुख। इसे कौन करेगा, राम प्रसाद क्या करोगे आपका देशमुख करेंगे। एक हमारे यहाँ बस क्या लिखा है आपका वाईवी क्या करोगे आपका तामस्कर, वाईवी तामस्कर बेमेतरफ जंगल सत्याग्रह का अगुवाई करेंगे ये। और एक व्यक्ति हमारे कौन रहेगा आपका रत्नाकर क्या करोगे आपका झा। ये 3 लोग शामिल थे किसमें, किसान सभा का गठन करने में। कौन कौन, राम प्रसाद देशमुख, वाईवी तामस्कर और रत्नाकर झा। आप देख लो इसमें केवल एक ही नाम मिला है, कौन हमारा आपका, एक हमारा क्या आपका वाईवी जो क्या आपका हमारा आपका तामस्कर। लेकिन ध्यान रखेंगे इसी 1930 में क्या हुआ था, इसी 1930 में आपका विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना होगा। इसी 1930 में लगभग इसी जो है कालावधि में आपका विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना होगा। और उसकी स्थापना ये लोग कर रहे हैं, कौन, विद्यार्थी कांग्रेस। छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन बच्चा था, तो क्या कर लोगे, गंगाधर बच्चा था। गणेश को कौन पसंद करता है, छोटे छोटे बच्चे पसंद करता है। और कौन रहेगा आपका चंद्रिका। हम लोग गणेश को क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, क्या करते हैं, चंदा लगाते हैं, चंदा मांगते हैं। तो क्या करोगे, शक्तिमान, गंगाधर, गणेश को लोग, गणेश किसके प्यारे हैं, बच्चों के। और बच्चे जो है गणेश रखने के लिए क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं घर घर जाकर। ये सभी क्या करेंगे, विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की है 1930 में। आगे जाके ये पूछेंगे, समझ पा रहे हैं? तो ये भी क्या करेगा, विद्यार्थी कांग्रेस। चंद्रिका प्रसाद भी विद्यार्थी कांग्रेस।
और ये जो गंगाधर प्रसाद भी क्या करेंगे, विद्यार्थी कांग्रेस स्थापना दुर्ग में करेंगे 1930 में, इसी जो है काल अवधि में। ये भी पढ़ के रखिए आगे के लिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या है आपका, नकटा नकटी का महत्व कौन से नृत्य में है। अब ध्यान रखेंगे, नकटा नकटी, कुछ का मानना है कि भतरा नृत्य में प्रयोग इसका नकटा नकटिया, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों का मानना है कि नकटा नकटी भतरा नृत्य आगे, ऐसा मानना है। मैं क्लियर बोल दूं कि भतरा नृत्य के जो कलाकार है उसे कहते हैं नाटकुरिया, उसे क्या बोलते हैं, नाटकुरिया कहते हैं, न कि नकटा नकटी कहते हैं। दूसरा ध्यान रखना कि बस्तर में ऑलरेडी एक लोक नाट्य है जिसका नाम ही क्या आपका नकटा नकटी क्या आपका लोक नाट्य है। जिसको भी इसका सोर्सेस चाहिए ऑफिशियल गवर्नमेंट का, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, क्लियर है। तो नकटा नकटी नहीं, भतरा जनजाति में भतरा नृत्य में क्या करते हैं, भतरा में नाटकुरिया, वो कलाकार को बोलते हैं सभी को मिलाकर। नकटा नकटी जो है आपका बस्तर में ऑलरेडी हमारा एक लोक नाट्य है, लेकिन यहाँ पर नृत्य में कहाँ उसका उल्लेख है। तो ध्यान रखना कि पौष पूर्णिमा में बस्तर में क्या आपका छेरता, जिसे आप क्या कर सकते हो, एक प्रकार का महादान का पर्व है आपका छेरता पर्व। एक्चुअल में ना ऐसा मानते हैं कि मध्य बेल्ट में केवल बालक बालिका लोग क्या करते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन बस्तर में ऐसा मानते हैं कि जितने भी जो लोक कलाकार हैं, समझ पा रहे हैं, जितने भी लोक कलाकार हैं वो भी घर घर जाकर क्या करते हैं, महादान में क्या करते हैं, वो शामिल होते हैं। और उसी में जो पुरुष पात्र है, एक्चुअल में पुरुष कलाकार को क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, नकटा, और जो महिलाएं जो भाग लेती उसे क्या बोलते हैं, नकटी कहते हैं। तो वो लोक नाट्य नहीं है एक्चुअली, जो है इस प्रकार का जो महादान का जो पर्व है उसमें लोक कलाकार बस्तर में शामिल होते हैं, ऐसा मानना है हमारे साहित्यकारों का, समझ पा रहे हैं। तो उन आधारों पे जो इसका उत्तर हमारा आपका छेरता नृत्य होगा। मैं क्लियर बोल दूं कि कलाकार भी इसमें शामिल होते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या करोगे, 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार, 1993 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 1000 से कम हो, वहां वार्डों की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी जानते हैं, अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो पंचायत में कम से कम 10 वार्ड तो होने ही चाहिए, यह हमारे संविधान का शर्त है, उनका प्रावधान है। तो बहुत सामान्य इसका उत्तर है कि 10 से क्या आपका अन्यून, आपका 10, उससे क्या आपका अधिक नहीं, समझ पा रहे हैं, उससे कम नहीं, समझ पा रहे हैं। तो क्या आपका उससे कम नहीं, तो इसका उत्तर क्या आपका 10 होगा। जहां पास 1000 से कम होगा वहां पास क्या होगा, 10 से अन्यून, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 26, माटी तिहार। चलिए अब इसे मैं समझाने वाला हूं, इसे मैं समझाने वाला हूं, और ध्यान रखिए कोई भागेंगे नहीं ना। जितने भी यूट्यूबर सुन रहे हैं, अगर आपको आगे और ऐसे प्रश्नों को बनाना है तो सुनिए। तो क्या कर लोगे, माटी तिहार। अब ये माटी तिहार के बारे में आपने पढ़ा होगा, माटी तिहार क्लियर है। ये कब बनाते हैं, बस्तर में कब होता है, चैत्र माह में। माटी तिहार बीज पाटुनी बीजा पांडुम इसी को कहते हैं। बस्तर में माटी तिहार बीज पाटुनी बीजा पांडुम ये चैत्र माह में होते हैं। सब मानते हैं कि जो साजा वृक्ष के नीचे जितने भी वहां के जो बस्तर के आदिवासी भाई बहन हैं वो एक गड्ढा खोदते हैं, और उसमें जिस भी फसल को लगाना है उस फसल के बीज को डालते हैं। एक्चुअल में उसी क्या बोलते हैं, माटी तिहार बोलते हैं। मतलब आगे जाके बेहतर फसल हो, इस प्रकार की क्या करेंगे, वो एक प्रकार की मनोकामना करते हैं। ये हो गया। लेकिन इसी जो है माटी तिहार में से कह सकते हो सामान्य शब्दों में कि माटी देव की उपासना करना और अच्छी फसल की मनोकामना करना। लेकिन शर्त है कि ये दुनिया भर की बात लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसको पढ़ाता हूं, 3 बातें ध्यान रखना। ये जो माटी तिहार है कहीं कहीं आपका 1 दिवसीय है, तो कहीं कहीं क्या होता है आपका 3 दिवसीय होता है। इसे माटी तिहार बोलते हैं, बीज पाटुनी बीजा पांडुम। अब ये हो गया। 3 दिनों में ध्यान रखना कि मैं 3 बातें आपसे कहने वाला हूं, तभी जाके इसका उत्तर हम निकाल पाएंगे। पहला दिन में क्या बोलते हैं, माटी कोट बोलते हैं, माटी कोट। इसे बोलते हैं गुड़ी, इसे क्या बोलोगे, गुड़ी। और अलग अलग नाम है, अखरा है, देवी स्थल है, देवगुड़ी बोलते हैं। ऐसा मान लो कि कोई एक जगह है जहां पास किसी देवता को स्थापना करते हैं, ऐसा मानते हैं। बूढ़ा देव भी रहता है इसमें, बूढ़ा भी इधर होगा, यहाँ तक कि माटी को भी क्या करते हैं, भगवान मानते हैं। समझ पा रहे हैं। तो ये माटी तिहार में माटी कोट वो जगह है जहां पास आदिवासी भाई बहन पहला दिन क्या करते हैं, एक जगह रुकते हैं और क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र की पूजा करेंगे। क्या करेंगे, वो अस्त्र शस्त्र की पूजा करेंगे और जंगल में जानवर क्या करेंगे, आपका जानवरों को शिकार करते हैं और उस शिकार को क्या करेंगे, यहाँ पास लाके रखते हैं।
कहाँ, माटी कोट में, समझ पा रहे हैं। तो कोई एक लेके आएगा, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, ऐसा अलग लाके रख देंगे। एक दिन हो गया। अब ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन कुछ नहीं करेंगे इन लोग। दूसरा दिन बोलते हैं कि किसी को जंगल में जाना नहीं है, बाहर से कोई गांव में आना नहीं चाहिए। इस प्रकार कर सकते, पहला खुद बाहर जाएंगे, सेकंड में ना तो जाएंगे ना तो किसी को आने देंगे। तीसरा जो रस्म है एक्चुअल में उसी को बोलते हैं माटी पुजारी, समझ पा रहे हैं। इनका जो तीसरा रस्म है उसे बोलते हैं माटी पुजारी। अब इसमें दो शब्द के यूज हो गए हैं, बस क्या रहेगा, एक आपका गायता और एक हमारे पास क्या रहेगा आपका मायता, समझ पा रहे हैं। एक हमारा आपका गायता और एक आपका क्या रहेगा मानता, गायता और मानता। अब ये क्या है, माटी पुजारी। तो इनका संबंध यहां से है आपका किसमें, पहला देश से। जो भी जानवर लेके आएंगे लोग क्या करेंगे, कभी मछली का, बकरे का, मुर्गे का क्या करेंगे, वो बलि देंगे। तो जब बलि देंगे तो उनका जो हेड है उसे कौन रखेगा, गायता। गायता जहां तक होता है यहाँ बस क्या है आपका पुजारी। ये जो गायता है उसके धड़ को कौन रखेगा, गायता। और उसका जो शेष भाग है, मानता का मतलब होता है कि मन्नत करने वाला। ये मन्नत कर रहे हैं कि हे माटी देव, जो फसल की मनोकामना कर रहे हैं, बहुत बेहतर क्या हमारे पास कृषि हो और पूरे बस्तर में क्या खुशहाली बना रहे। तो गायता को क्या मिलेगा, उनका हेड मिलेगा। उनका जो पार्श्व भाग है वो किसी मिलेगा, मानता का मतलब होता है मन्नत करने वाला। तो इसी रस्म को बोलते हैं माटी पुजारी। मेरा जो अनुभव रहा है उन आधारों पे कह रहा हूं कि उनका अंतिम रस्म क्या होना चाहिए, माटी पुजारी। मैं क्लियर कर रहा हूं, ये मेरा अनुभव है 8 वर्षों का, मैं उन आधारों पे इस बात को कह पा रहा हूं। तो क्या करोगे, इसका उत्तर ए। मैं क्लियर लिख रहा हूं, बस क्या संभावित है, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ये क्या आपका संभावित उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 27। प्रश्न क्रमांक 27 है, छत्तीसगढ़ के वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब ध्यान रखो, ये क्वेश्चन मैं दिया हूं एमसीक्यूज में। आप देखेंगे कि कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमारा डायरेक्ट इससे टकराया है लेकिन अलग तरीके से। मैं आपको पढ़ाया हूं गायता पखना, ये पूछा है, महापसानी संस्कार पूछा है, लेकिन वो आपको वहां लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा दिमाग, समझ पा रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। मैं तो यहां तक बता चुका हूं कि 85% होता है। क्यों, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहता है 21 का कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो कुल वर्षा है उसमें से 85% कब होता है, मानसून में। बाकी जो 15% कब होगा, पश्चिमी विक्षोभ, और कब होगा हमारा आपका किसमें, शीतकाल में, और कब आपका ग्रीष्म काल में। 85% आपका वर्षा काल में। आ गया इसका उत्तर। दूसरा वही स्टेटमेंट देख लो कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपका अल्प वर्षा होती है, छुटपुट वर्षा, छुटपुट वर्षा होगा। यहां तक कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो तापमान उसको क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, डाउन कर देता है, ये समझ पा रहे हैं। तो क्या कर लोगे, ये भी हमारा सही है। आगे पढ़िए कि छत्तीसगढ़ बेसिन में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। ये बोल रहे हैं कि यहां से अगर इंटर करोगे तो क्या वर्षा की मात्रा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं, घटती है। लगातार वर्षा की मात्रा क्या होगी, घटेगी। इतना घटेगी कि कबीरधाम किस में आ जाएगा, हमारा आपका न्यूनतम वर्षा क्या रहेगा, वृष्टि छाया क्या रहेगा, प्रदेश कहलाने लग जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक और आपका 2 सही है, अर्थात क्या आपका इसका उत्तर ए है। क्या पूछा है, सही कथन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 28, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला। अब ये तो डायरेक्टली हमको किसी को नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में चाहे जनजाति का हो चाहे खनिज के बारे में हो, जो भी हमारा आपका जो इंस्टीट्यूट है वो लगभग सब हमारा कहाँ आपका नया रायपुर में है। तो इसका उत्तर आपका डी है। एक्चुअल में इसका उत्तर रायपुर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ध्यान रखना कि क्षेत्रीय खनिज प्रयोगशाला, अब ये पूछेंगे क्षेत्रीय खनिज प्रयोगशाला, वो हमारा आपका बिलासपुर में है, एक आपका रायपुर में है और एक हमारा क्या कर लोगे आपका जगदलपुर में है। इसे आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो हमारा आपका मेन कहाँ आपका रायपुर में है, लेकिन क्षेत्रीय आपका बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर में सेम आपका। अगर मैं वन अनुसंधान की बात करूं वो भी यही है, आपका बिलासपुर, रायपुर का आपका जगदलपुर में है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 29, जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग। तो जिला कहाँ हमारा सबसे अधिक है, बिलासपुर में। क्या कहाँ आपका बिलासपुर में, आपका बिलासपुर है, मुंगेली है, कोरला पेंड्रा आपका मरवाही है, कोरबा है, चांपा है, शक्ति है, रायगढ़ है, सारंगढ़ है। कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 8, कितना 8। तो इसका उत्तर हमारा क्या आपका बिलासपुर क्या होगा, सी होगा। यह बना लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अंगरी फोरना
मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुरी फोड़ना, अपना नुकसान करना, अपना जो कि आपका नुकसान करना। तो अपना नुकसान कैसे करते हो आप? लोगों को भी ज्यादा ध्यान देके, क्योंकि दुनिया के तमाम जितने भी बुद्धिजीवी कहते हैं कि अपने अंदर जाइए, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे आपका ओशो हो, कोई भी दार्शनिक कहते हैं कि अपने अंदर झांकिए तो क्या होगा? फायदा होगा। किसी और के अंदर झांकोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। हम अपना समय क्या करेंगे? जाया करेंगे, समय खर्च होता है। तो ध्यान रखेंगे, अंगुरी फोड़ना संभावित इसका उत्तर क्या आपका? इसरिया करना है, ऐसा इनका उत्तर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका? 31। चलिए इसको छोटा करता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में रंगनी लाख, चलिए पढ़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य का रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य ने जो आपका जो सर्वे किया हुआ है उसमें रिपोर्ट दिया हुआ है किसके बारे में? लाख के बारे में। पूरे जो है भारत में लाख उत्पादन में हम लोग नंबर 2 पे हैं। वहीं ये बात लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में रंगनी लाख का उत्पादन किस परपोषी पौधे से होता है? सीधा सीधा है कि रंगनी लाख हमको कहां से मिलता है? तो रिपोर्ट कहता है कि भारत में 400 ऐसे पौधे हैं, भारत में 400 पौधे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? लाख प्राप्त कर सकते हैं। भारत में 400, और छत्तीसगढ़ राज्य का आंकड़ा कहता है केवल 3, मुख्यतः 3 ना, 3 से ज्यादा है। तो क्या कर लोगे हमारा आपका 3 किस करेगा आपका? पलास, क्या करोगे आपका? पलास, बेर, और हमारा क्या रहेगा आपका? कुसुम। क्या रहेगा आपका? कुसुम, पलास, बेर, कुसुम। लेकिन प्रश्न क्या बोल दिए हैं? रंगनी लाख। तो ध्यान रखेंगे जो रंगनी लाख है वो केवल और केवल क्या आपका? पलास का जो है आपका वृक्ष है, वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर 100% क्या आपका बी होना चाहिए। क्लियर है? भारत में 400 पौधे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः 3 पौधे हैं, लेकिन रंगनी जो लाख है कहां से मिलता है? पलास से। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका? 32। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिला में आग किस लगा चुका था? ये वही प्रश्न है जो अब तक सबसे अधिक आग लगाया है किसमें? पीएससी और व्यापम में। कि छत्तीसगढ़ राज्य को कितने जिले स्पर्श, कितने राज्य स्पर्श करते हैं? आपका उराव जनजाति की कौन सी बोली है? समझ पा रहे हैं? यही वो प्रश्न है जो बार बार व्यापम पीएससी में आग लगाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर हमारे को रहेगा आपका रघुनंदन क्या आपका? सिंगरौल है। ये अगस्त में ऐसा करते हैं, तो क्या करोगे? इसका उत्तर रघुनंदन सिंगरौल है, इसे आप ऐसा पढ़ सकते हो। क्लियर है? आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। बस क्या रहेगा? अगला प्रश्न है, करम के नांगर ला भूत जोते कहावत का क्या अर्थ है? ध्यान रखेंगे, मेरा हिंदी बोलना अच्छा है लेकिन साहित्यिक स्तर पे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, समझ पा रहे हैं? लेकिन तो भी इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करोगे? करम के नांगर ला भूत जोते। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, पूरे 50 क्वेश्चन का उत्तर तो वर्मा सर लाके दे देंगे। समझ पा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, पूरा मैं ढूंढूंगा, पूरा रिसर्च मैं करूंगा और आपको ला के बगादा दे दूंगा। तो आप बोलोगे क्या कितना अच्छा लक्की है हम लोग से बोलोगे। समझ पा रहे हैं? ये वही लक की बात कर आपका भाग्यशाली होना कि करम के नांगर ला भूत के आपका जोते। समझ पा रहे हैं? इसका उत्तर संभावित क्या आपका? भाग्यशाली होना। तो क्या कर लोगे? प्रश्न क्रमांक 34। आगे चलते हैं, अबुझ माड़िया विकास अभिकरण। तो कोई भी किताब जब पढ़ोगे ना अबुझ माड़िया के बारे में, उसमें क्लियर लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में केंद्रीय स्तर पर 6 अभिकरण है। तो ध्यान रखना कि अबुझ माड़िया अगर मैं विकास अभिकरण की बात करूं तो इसका उत्तर हमारा आपका ए 1978 होगा। आप इसे सीधा पढ़ सकते हो। ये जितने भी जो अभिकरण है, प्रकोष्ठ, ये कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारतवर्ष में जितने भी जो जनजाति है वो सभी जो है भाषा के आधार पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर सबके पिछड़े हुए हैं। तो उनको जो है स्पेशल जो क्या करते हैं? केयर करता है। ये तमाम जो इकाइयां हैं उसे क्या करता है? स्पेशल केयर, मतलब जो योजनाएं हैं ये सब कुछ उनके पास आसानी से करती, मुहैया कराती है। पूरा पढ़ लो, सबका उद्देश्य यही है। क्लियर है? तो आगे कर लोगे, इनका उत्तर क्या करोगे आपका? ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका? 35। वर्ष 2023 के भारत वन स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ कौन सा जिला सबसे कम वन आवरण जिला है? मैं अभी इस क्वेश्चन को नहीं किया हूं, लेकिन बहुत पहले जिस समय एडीओ का या एडीआई का जब एग्जाम चला था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे कम जो है वन आवरण कहाँ है। तो पहले हम बढ़ते थे जांजगीर चांपा 3%। अभी हमको नया सर्वे में पता चला है 23 रिपोर्ट में कि बेमेतरा में तो 1% भी वन नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो क्या करोगे? इसका जो उत्तर है वो हमारा अब क्या होगा? बेमेतरा। तो इसका जो उत्तर क्या आपका? सी संभावित है। इसका उत्तर हमारा क्या आपका? बेमेतरा होगा। समझ पा रहे हैं? लगभग 1% भी नहीं है, ऐसा हमारी रिपोर्ट का मानना है। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या कर लोगे 36। चलिए, किस जिला पंचायत के शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति, नए नए शब्द मिलेगा आपको, क्लियर है, प्रतिनियुक्ति फिर क्या बोला जा रहा है, के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत प्रदान किया गया है। हमें केवल ये पढ़ना है कि प्रतिनियुक्ति का मतलब क्या है। तो देखना कि जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य में कोई चुनाव होगा, कोई बड़ा कोई अभियान होगा, तो देखना कि जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी जो प्रशासनिक सेवक हैं, देखना कि उन सभी के कामकाज को अस्थायी तौर पे क्या करते हैं, बदल देते हैं। वो रहेगा डिप्टी कलेक्टर और वो क्या करेगा, हमारा आपका चुनाव का काम करता है। कोई रहेगा तहसीलदार, वो क्या करेगा, चुनाव काम करेगा। अभी कोई अभियान चलाएंगे तो कोई और दायित्व मिल जाएगा। तो उनके जो है कामों में परिवर्तन करेंगे। उसी वर्ग में अगर वो क्लास 2 है तो उनके समानांतर क्लास 2 काम मिलेगा किसी और कार्य या कोई और विभाग। जब वापस अपने काम से वापस लौटेंगे तो उसे बोलते हैं प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। समझ पा रहे हैं, मतलब अस्थायी तौर पे उनका विभाग बदल देंगे या उनका कार्य बदल देंगे और वापस उनकी जब नियुक्ति करेंगे उसे बोलते हैं प्रतिनियुक्ति। जहां तक संभवतः इसका जो उत्तर है वो हमारे पास धारा 71 में ये लिखा हुआ है। क्लियर है, तो इसका जो उत्तर आपका बी, धारा के आपका 71। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका छत्तीसगढ़ किस शैल समूह से निर्मित है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारा महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन में 50% से अधिक हमारा कैसा है, आपका कडप्पा चट्टान है। मैं आपसे कहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का दंड कारण्य में 75% हमारा क्या आपका आर्कियन है। महानदी बेसिन में 50% से ऊपर क्या हमारा आपका कडप्पा है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो हमारा आपका दंडकारण्य है 75% आर्कियन है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 50% से ऊपर आपका आर्कियन है। लेकिन प्रश्न क्या बोला है, बेसिन, महानदी बेसिन। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है संभवतः क्या होगा, आपका कडप्पा शैल समूह। लेकिन व्यापम कभी कभी और नई नई चीजें करती है तो इसका उत्तर कुछ और ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे आपका प्रश्न क्रमांक 38। छत्तीसगढ़ जो है राजभाषा आयोग में सन 2016 से 18 तक अध्यक्ष कौन थे। अब ऐसे प्रश्नों का हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि अगर हम कुछ उटपुटांग बातें, कभी हम पर्व नहीं मनाएंगे, कभी हम लोग मुई जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे और कभी कभी एक्स्ट्रा समय देंगे, तब जाके ये बात हमको याद होगा कि कौन सा नंबर का राज्य वित्त आयोग है, कौन सा नंबर का राजभाषा आयोग है, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार की बातें एक्स्ट्रा पढ़ने पे बनता है। समझ पा रहे हैं। फिलहाल जो इसका उत्तर है वो कौन, आपका डॉक्टर विनय मोहन के आपका पाठक है। इसका उत्तर अभी कौन है, तो अभी जो है ढूंढने पे कोई नहीं मिलता है। लेकिन मानते हैं कि अस्थायी तौर पे कुछ बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन किया है, रामेश्वर जी के आपका वैष्णव ने किया है, ऐसा हमारा गूगल बाबा का मानना है। समझ पा रहे हैं, तो इनका उत्तर क्या होगा, हमारा आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका 39। वित्तीय वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रेफाइट उत्पादन का हिस्सा देश में कितना था। फिर जाकर चेक कर लो। मैं जब भी इसको मैं एमसीक्यूज कराया हूं, मैं मेरी गलती है कि मैंने अभी नहीं करा पाया। ये सब मेरा एमसीक्यूज में शामिल है क्योंकि ग्रेफाइट का जो आंकड़ा है वो इस बार का किसमें, हमारा आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वहां भी आपका मेंशन है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो 100%, इसका उत्तर क्या होगा 0 पॉइंट के आपका 6 क्या करोगे आपका 0, ऐसा आपको ध्यान रखना है किसका, ग्रेफाइट का। बाकी आपको मैं बता चुका हूं कोयला कितना है, कोयला कितना है, लोहा का 16 पॉइंट आपका 64, चूना का 10 पॉइंट क्या आपका 9495% कर लीजिए, आपका बॉक्साइट 4.32% है। समझ पा रहे हैं, और हमारा टीना कितना आपका 100% है, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 40। क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से किसका पंचायत का है। ध्यान रखेंगे पंचायत जो है मुख्यतः हमारे अकेडमी में जसवंत सर पढ़ाते हैं। ठीक है, संविधान में उनका लगभग 12-13 वर्षों का अनुभव रहा है, तो संविधान वही पढ़ाते हैं मेनली। लेकिन इसको डील करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, हमें केवल सही बचाना है। क्या बोल रहा है, जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन राज्यपाल करते हैं। अब किसकी बात हो रही है, निर्वाचन की बात हो रही है और बीच में किसकी बात हो रही है, राज्यपाल की बात हो रही है। जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, तो इसे कौन करेगा, लगभग राज्य शासन, हम इसे ऐसा कह सकते हैं। क्या कर लोगे, आपका राज्य क्या आपका शासन। क्लियर है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। और हमें क्या करना है, सही ढूंढना है। आगे बढ़िए, जहां किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम हो, ये वैसी बात है जैसे कि 1000 से कम हो या 1000 वाला ग्राम पंचायत हो, वैसे फिर बोल रही है वहां उस खंड जनपद पंचायत में
कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाएगा। ये स्टेटमेंट है, 10 भागों में बोल रहे हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। आगे पढ़िए। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या यथासंभव समान नहीं होना चाहिए, जबकि हम क्या पढ़ते हैं, सही होना चाहिए। तो ये हमारा क्या, आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत होगा। समझ पा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे को आपका 2 सही है, एक और होगा, एक और स्टेटमेंट होगा क्या आपका लास्ट। जनपद पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। पहले समान हो, नहीं होगा तो फिर क्या करते हैं लोग, मैनेज करते हैं। तो ये हमारे पास सही हो गया। तो क्या हो गया, 2 भी सही है और 4 भी सही है, और यहाँ पास डी है, 2 और 4 सही है। ये क्या है, संभावित। 2 और 4 हमारा क्या आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हो रहा है हमारा क्लास, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय। चलिए अब इसे पढ़ाते हैं। रायपुर में क्या आपका राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना आप सभी जानते हैं। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। हमें क्या करना है, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, खुद का क्या करना है, स्कूल खोलना है, खुद का कॉलेज खोलना है, खुद का न्यायालय, खुद का पंचायत, सब कुछ बनानी है। उसी में से प्रश्न था कि रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय ऐसा कहाँ होगा, बिलासपुर में होगा, धमतरी में होगा, नामगम होगा, रायपुर में होगा। प्रश्न है कि रायपुर में कब होगा, तो ध्यान रखेंगे 1921 में होगा। अब यहाँ जो व्यक्ति है ना, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ेंगे आप लोग ना। 1921 में यहाँ पास कई व्यक्ति आएंगे, तो ध्यान रखेंगे पहली बार इनका जो आपका जो कार्यभार है, रायपुर का जो कार्यभार है वो किसको मिला था, माधवराव के आपका सप्रे को। ध्यान रखेंगे इसको कैसे जो है मैनेज करना है, वो किसको मिला था, माधवराव सप्रे को। लेकिन पर्टिकुलर इस स्कूल को कौन चलाएगा, तो ध्यान रखेंगे वो हमारे को रहेगा आपका वामन राव, कौन आपका लाखे थे। क्या कर लोगे, वामन राव लाखे। अब इस व्यक्ति को आप हल्के में नहीं लोगे, वामन राव लाखे को कह सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला क्रांतिकारी। समझ पा रहे हैं। अगर हम 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला क्रांतिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बुजुर्ग क्रांतिकारी है, जो बंबई अधिवेशन से लेके भारत की आजादी तक ये जीवित रहेंगे, वामन राव लाखे। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बुजुर्ग क्रांतिकारी कौन है, आपका वामन राव लाखे। यही व्यक्ति है जो रायपुर का जो गांधी चौक है वहां पर क्या करेंगे, झंडारोहण करेंगे। क्योंकि पुलिस ग्राउंड में आर.के. पाटिल करेंगे, पुलिस ग्राउंड में आर.के. पाटिल करेंगे, नागपुर में रविशंकर शुक्ल करेंगे। तो ये जो वामन राव लाखे हैं वो क्या करेंगे, गांधी चौक में जहां पास महात्मा गांधी आए थे। समझ पा रहे हैं, ये कर लोगे। एक्चुअल में इस स्कूल का जो संचालन है वो मुख्यतः कौन करेगा, वामन राव कौन करेंगे, लाखे करेंगे। लेकिन कल जाके पूछ देगा कि किसके घर में स्कूल खोले थे, अब तुरंत तो स्कूल बनेगा नहीं। तो ध्यान रखेंगे सेठ गोपी किशन और राम किशन, 2 और आंदोलनकारी हैं, सेठ गोपी किशन और राम किशन। ये 2 व्यक्ति घर में इस स्कूल क्या किया था, संचालित किया गया था। इसका उत्तर संभावित आपका 1921 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या करोगे, 42। चलिए इसे पढ़ाएंगे ना, जितना भी क्वेश्चन टफ आया हुआ है सबको क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। 42, चलिए पढ़ते हैं। 42 क्या लिखा हुआ है, कथन सही। ये जितना भी कथन क्वेश्चन दिया है ऐसा था कि ऐसा क्वेश्चन मैं भी दिया आप लोगों को, झार कथन सही या कथन गलत। क्लियर है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सड़कों का निर्माण सर्वप्रथम वर्ष 1896 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जो पहली सड़क है वो बना था आपका 1862 में, जीई रोड। आपने पढ़ा होगा, ग्रेट ईस्टर्न रोड। क्लियर है। ये जो जीई रोड है वो कहाँ गया था, नागपुर। ये नागपुर से गया था आपका संबलपुर। ये जो जीई रोड है इसी का आप लोग क्या बोले बाद में, नेशनल हाईवे 6 बोले थे। अब इसका नाम हो चुका है आपका 53। इसी से मैं घर जाता हूँ। समझ पा रहे हैं। ये जो रास्ता था जिस से मैं घर जाता हूँ, ये वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैं रायपुर से दुर्ग जाता हूँ, कहाँ आपका, इसी में। तो उस समय जीई रोड फिर आपका 6 कहलाया, अब 53 कहला रहा है। समझ पा रहे हैं। तो इसी बीच में क्या होगा आपका, रायपुर में क्या आपका पहली बार सड़क का निर्माण होगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा हूँ उस अकॉर्डिंग भी हमारा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1896 में केवल 4 मुख्य सड़कें थी। बहुत अजीब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले से नहीं बन सकता। अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बन सकता, किसी से नहीं, ये हमसे भी नहीं बनेगा फिर। समझ पा रहे हैं। 4 सड़क, तो ध्यान रखेंगे कौन सा 4 सड़क, मैं यहां लिख दूं क्या, तो एक बनेगा रायपुर संभाग से और एक हमारा कहां से बनेगा आपका, बिलासपुर संभाग से। समझ पा रहे हैं। तो बिलासपुर में कैसे बनेगा, ध्यान रखना। तो बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर संभाग में आएगा, रायपुर से कौन आपका, जगदलपुर आएगा एक रास्ता। एक रास्ता बना है भोपालपट्टनम से, कहां बना है, सुकमा बना है, पता है। ध्यान रखना कि मैं जो आंकड़ा करूं पूरा ऑफिशियल है। 1896 में
1896 में आपका रायपुर से जगदलपुर, ये वही हो सकता है नेशनल हाईवे क्या आपका 30 से आप कह रहे हो। भोपाल से सुकमा एक बना भोपालपट्टनम से, दो कहाँ बनेगा बिलासपुर रायपुर में, इधर देख लोगे तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आपका रायपुर में, उल्टा कर लिया मैं, यहाँ देखेंगे। अब अगला कर लोगे यहाँ पास क्या आपका धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ से कहाँ पास आपका खरसिया एक रास्ता था, और एक आपका जसपुर से कहाँ आपका रांची था, कहाँ आपका झारखंड। 1896 में वृहद संदर्भ जो किताब है वो कहता है 4 जगह था, एक हमारा क्या आपका रायपुर से आपका जगदलपुर, भोपालपट्टनम सुकमा, और एक आपका धर्मजयगढ़ से खरसिया, ये पूरा क्या आपका रियासत एरिया है, और आपका जसपुर से आपका रांची, सॉरी, ये 4 रास्ते थे, उनके अकॉर्डिंग ये हमारा उत्तर क्या आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या करोगे, मुख्य सड़क 4 था, सही है। 96 में रायपुर से जगदलपुर भी एक सड़क थी कह रहे हैं, 4 में से एक ऐसा था तो सही है। 1896 में जगदलपुर से जयपुर उड़ीसा भी एक सड़क था। तो मेरा जितना मूल्यांकन है, जितना मैंने जो सर्च किया हुआ है, उन आधारों पे ये स्टेटमेंट हमारा आपका रॉन्ग होगा। अब शर्त है, ये तो 100% रॉन्ग होगा, क्योंकि वैसा मैंने पढ़ा होगा कि इसमें ब्रिटिश काल मराठा काल में हमारा सड़क बन चुका था। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो केवल 2 और 3 सही है। दिक्कत ये हुआ है कि हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। ये तीसरा प्रश्न है जो मेरा मानना है विलोपित हो जाएगा। ये तीसरा प्रश्न जो कि आपका विलोपित होने की संभावना पूरा चांस है। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, केवल कि हमारे पास 2 और 3 यहाँ पास नहीं है, मान लो, चलो मैं मान लेता हूं कि ये बस सही है, ये पॉसिबल ही नहीं सही है, बाकी सही है ही, ये नहीं हो सकता। एक केवल 1 और 2 सही है, 100% 3 हमारा आपका सही है। क्लियर है? तो बोलो उपरोक्त में से सभी सही है, नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी गलत है और हमारा ये भी गलत है। चलो ये सही हो जाता है, मान लो बात एग्जाम्पल सही हो जाता है, ये 100% गलत है। समझ पा रहे हैं? ये कोई भी किताब उठाओगे 62 में यहाँ पर सड़क बन चुकी थी। क्लियर है? तो इसे अभी मैं मान के चलता हूँ विलोपित। समझ पा रहे हैं? इसे अभी मैं मान के चलता हूँ, यहाँ बस क्या लगेगा आपका स्टार लगेगा, देख लेना आप इसका जब आएगा तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या कर लोगे हमारा आपका 43। प्रश्न क्रमांक क्या 43 क्या लिखा है, रंग चेतना के 3 पारंपरिक स्वांग झेरी, पाड़की, खम स्वांग। अब ये झेरी वेरी पाड़की हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ना खम स्वांग पता है। ये नहीं बोलो कि कोरकू पढ़ोगे तो ये भी लिखा है, कोरकू पढ़ेंगे तो सब मिल जाएगा आपको, ये सब लिखा है गवर्नमेंट ने पब्लिश की किताब में। लेकिन हमें क्या पता है, खम स्वांग गांव के बीच में इस प्रकार क्या करते हैं लोग, मेघनाथ की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। तो ये क्या रहेगा हमारा आपका कोरकू, कमार, गोंड, मुरिया, ये कौन करता है, कोरकू लोग ऐसा करते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस क्या करोगे, नेक्स्ट रहेगा 44, छत्तीसगढ़ में नवीन फार्मास्यूटिकल पार्क। अब जाके चेक कीजिए कि जो ना हमने एमसीक्यूज कराया वहां बस क्लियर दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में फार्मास्यूटिकल पार्क कहाँ है। समझ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर हमारा आपका नवा रायपुर है, ये भी बन रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या करोगे 35। प्रश्न क्रमांक 35 है, छत्तीसगढ़ में मराठा काल में नियुक्त जो कि आपका सूबेदार, इसे बना सकते हो आराम से, है ना। ये प्रश्न कई दफा आ चुका है। हमें क्या करना है, क्रम जोड़ना है मराठा सूबेदारों का, या पढ़ेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जब शासन पढ़ेंगे किसमें, मराठा काल में, ये सबको देखने को मिलेगा। तो क्या कर लोगे, महिपत राव, क्या कर लोगे आपका महिपत राव पहला, फिर आपका विट्ठल राव, फिर आपका क्या रहेगा भवानी कालू आपका 3, और आपका केशव गोविंद के आपका 4। तो क्या बन रहा है हमारा आपका ये डी, फिर आपका ए, फिर आपका सी और आपका बी। देख लीजिए आपका DACB, इसका उत्तर क्या आपका ए है। मैं क्यों जा रहा हूँ जल्दी, ये इजी है ना, ये प्रश्न हमारा आपका इजी रहा होगा। क्लियर है? बस्तर में मौर्य विद्रोह की शुरुआत। अब देख लो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, एक ही टॉपिक से 2 क्या, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन था कौन आपका गेनसी वाला था, वो भी इसी से था। एक पूछा था कि मौर्य विद्रोह कौन किया है, तो कौन किया है आपका झाड़ा सिरा पड़े थे अपन, और यहाँ पर जब आपका मौर्य विद्रोह पूछा है तो वो हमारा क्या आपका 1876, इसे क्या बोलते हैं, इसे आपका महान नहीं बोलते हैं, स्वाधीनता क्या बोलते हैं, संग्राम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्वाधीनता संग्राम। ऐसे पढ़ लो, देखा करो कि छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था 1854 में, है ना। 1854 में अधीन हुआ, लेकिन जो हमारा 54-56 का जो विद्रोह है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महान मुक्ति संग्राम कहते हैं। जबकि जो अधीन के बाद हुआ है 76 में, हम उसे क्या बोलते हैं, स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। मैं समझ में आ रहा है? हम लोग अधीन कब हुए अंग्रेजों के 54 में, तो ध्यान रखना कि हम लोग पढ़ते हैं अलग से, तो उसे क्या बोलते हैं, महान मुक्ति संग्राम। जबकि अधीन हम लोग पहले हो गए थे, लेकिन मौर्य विद्रोह बाद में, इसे क्या बोलेंगे, स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। अब छोटा सा याद कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या है आपका 47।
पर्यावरण वानिकी योजना के उद्देश्यों में, ये सब रिपोर्ट में है, ये सब रिपोर्ट में है। हमारा जो सीएमओ है उसे फॉलो कीजिए, मुख्यमंत्री महोदय को फॉलो कीजिए, कृषि मंत्री को फॉलो कीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा। आपका पर्यावरण वानिकी योजना के उद्देश्यों के बारे में क्या बिंदु सही है? शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण रोकने के लिए क्या बोला जा रहा है? पर्यावरण पार्क और पिकनिक हॉटस्पॉट का निर्माण करना शामिल है, यही सही है। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? आपका शहर में हमें ये चीजें करनी है। क्या करनी है? पर्यावरण पार्क, पिकनिक हॉटस्पॉट बनानी है। इससे क्या होगा? शहर में प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? दोनों सही होगा। लेकिन प्रश्न है कि क्या ये जो स्कीम है गांव में लागू है? तो आपने नहीं सुना होगा कि गांव में कोई पिकनिक हॉटस्पॉट बन रही है। तो इसका उत्तर जो है संभवतः कि आपका एक और क्या होगा? 2 होगा, अर्थात इसका उत्तर क्या हमारा आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा आपका? 48। चलिए बढ़ते हैं आपका 48 में। क्या रहेगा? मध्य 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य ने, मतलब अप्रैल की बात कर रहा है, अप्रैल में की बात कर रहा है ये, मध्य 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के संदर्भ में इनपुट सहायता योजना का विस्तार धान के अलावा किन अतिरिक्त फसलों को शामिल किया है? तो आपने सुना होगा कि 1 एकड़ के अलावा, मतलब 1 एकड़ के बदले आपको 11,000 की सहायता राशि दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। वही हमारे को आपका कृषक उन्नति योजना है। इसका उन्नति, तो कृषकों का उन्नति करना है, लेकिन फसलों का भी उन्नति करना है। मतलब विविध प्रकार की अलग अलग फसलें क्या करना है? हमें लगानी है। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? राज्य के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है धान के बदले। धान के बदले क्या? तो क्या रहेगा आपका? गन्ना और कपास, कहीं लिखा है, दालें, तिलहन, मक्का, और एक और हमारा क्या आपका कोदो और आपका कुटकी है, और केवल इतना ही शामिल है। क्या रहेगा आपका? धान, फिर क्या आपका दालें, तिलहन, मक्का और कोदो कुटकी। इसमें कितनी राशि मिलेगा? 1 एकड़ के भीतर 11,000 रुपए। यहां तक आपको फोकट में बीज मिलेगा विकास खंडों में। तो आपका स्थानीय विकास खंडों में जाकर आप बीज भी वहां से क्या आपका ले सकते हैं। इसका उत्तर संभावित क्या होगा? आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 49, कौन सी नदी पवई? तो मैं ये क्वेश्चन दे चुका हूं, पवई। ये क्वेश्चन जाके चेक करो कि मैंने दिया हुआ कि नदी पवई। तो पौवा में हम लोग क्या नापते हैं? चना नापते हैं। समझ पा रहे हैं? मैं बच्चों को ऐसे बढ़ाता हूं कि क्या आपका कि पौवा में क्या नापना है? चना, गेहूं, उड़द। तो क्या कर लोगे? इस पवई जो है जलप्रपात कहाँ है? वो हमारा आपका बलरामपुर क्षेत्र में चनान नदी पर है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 50, उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसको भी कौन बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समझ पा रहे हैं? ये गोविंद वल्लभ जो है उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे, जहां तक हो उसे कांग्रेस के रहेंगे वो। समझ पा रहे हैं? 1962 के आसपास इसे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या किया था? बनवाया था। समझ पा रहे हैं? प्रश्न उठता है कि इनके आसपास कौन सा अभ्यारण्य है? तो इसके आसपास का नाम आपका सूरजपुर है। तो संभावित इसका जो उत्तर है वो हमारा आपका तमोर पिंगला के आपका वन्य जीव के आपका अभ्यारण्य होगा। तो ये रहा हमारा आज का 50 प्रश्न जो है कल के एग्जाम को लेकर। मैं पूरी आशा करता हूं कि आपके जिन प्रश्नों को, जिन जटिल प्रश्नों पे आपके दिक्कत होगी, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो आपको सहयोग मिला होगा इस मेरे पूरे कंप्लीट लेक्चर के बाद। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं विलोपित उसी को कहा हूं जहां पास मैं क्लियर हूं कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा क्या कहता है। मेरा जो 8 वर्षों का अनुभव है, उन तमाम आंकड़ों को पढ़ने का जो मेरा है, मैं उनके हिसाब से कह सकता हूं कि जो मैंने कहा है कि लगभग 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे अकॉर्डिंग विलोपित होना 100% सही है। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं कि ये संभावित है। बाकी लगभग जो हमने उत्तर लिए हैं, हो सके उनका जो उत्तर है आपका कमीशन के माध्यम से आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। हम फिर कह रहे हैं, स्वराज आईएएस 3 वर्षों से कह रहा है कि आप पूरा पढ़िए, जितनी भी अच्छी किताबें हैं उसे पढ़िए। मैं पिछला लेक्चर में क्लियर बोल चुका हूं, सबसे पहला चुनौती है आपके सामने में आपको कंटेंट को लाना। दूसरा चुनौती है कि कंटेंट को हम याद कैसे करें। समझ पा रहे हैं? पहला आपका कंटेंट को लाना, दूसरा हमारा क्या रहेगा आपका उसको याद करना, और तीसरा है बस क्या रहेगा कि आपके अंदर में ये जिज्ञासा कैसे आए कि इन तमाम बातों को पढ़ें। उसका सीधा सा जवाब है कि आप इसमें इंटरेस्ट लो, जिज्ञासा लाओ कि आप एक्चुअल में सीजीपीएससी या व्यापक का एग्जाम क्यों क्रैक करना चाहते हो। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है,
वैसे ही आपको अगर पढ़ना पसंद होगा तो ही इस फील्ड में आइए, क्योंकि अभी ये और जटिल होगा। ये हमको मैसेज कर दिया है कमीशन कि CGPSC प्री 25 हो सके तो ऐसा ही आएगा या इससे और खतरनाक आएगा। तो अगर आप बोल सकते हो, और छत्तीसगढ़ राज्य में ये लागू नहीं होता कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, छत्तीसगढ़ राज्य में ये स्टेटमेंट लागू नहीं होता, क्योंकि आपको अलग अलग टॉपिक के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको अलग अलग तरीके से ही मिलेगा। तो एक बुक को 10 बार पढ़ने वाला फॉर्मूला यहाँ पास काम नहीं आएगा, 4-5 बुक पढ़ना पड़ेगा और उसे 10-10 बार आपको पढ़ना पड़ सकता है। मैं पूरी आशा करता हूं कि इस 50 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और बच्चों के पास पहुंचाइए, इसको बिलासपुर पहुंचाइए, इसको दुर्ग पहुंचाइए, इसको धमतरी के बच्चों के पास पहुंचाइए हमारे वीडियो को। क्लियर है? आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।